वरिका। ख्याति, क्या हाल चाल तुम्हारा? We'll start with Khyati's presentation. It's not presentation, basically her experience of being panel at Institute of Management in Banaras Hindu University, and the theme was that conference or workshop was agricultural innovation or agricultural market operations. Thank you, Khyati. So over to you. Please explain a few of the experiences to all of the students. So hello everyone. So first of all, I would like to thank Mr. Ashal sir for giving me this wonderful opportunity to be a part of this alumni meet. And just a minute, ख्याति, तुम अपना yes, कैमरा थोड़ा नीचे कर लो, मतलब just glass तुम, हाँ बस ठीक है, हाँ okay. चलो इस continue. And also I would like to share कि जो like the first step of my success is all because of the support from Achal sir. कि I went to TESS and started my journey from there. So I had completed my PG in Social Innovation and Entrepreneurship 16-18 batch from PISS Tuljapur School of Rural Development. After that, I joined as a YP, young professional in Rajivika, Rajasthan Gramin Ajivika Vikas Parishad under Ministry of Rural Development. So there I worked for 18 months. So after that I quit the job क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने कोर्स किया है तो मुझे उसी as that what I learned from my course is कि हाँ कि कैसे आपको अपने स्टार्टअप पे वर्क करना चाहिए and what new ideas and what new innovation you can bring into this. So I thought कि हाँ मुझे अब जॉब नहीं, मतलब because I learned there कि जो काम मैं वहाँ कर रही हूँ and what I learned from my course, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपने वर्क में करना चाहिए so that मैं हर एक लेवल पे जो है वर्क कर सकूँ and I can learn from there. So I started my this startup. अभी अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया है as जो मेरी कंपनी का नेम है निर्मलिया इको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. So the idea is basically कन्वर्टिंग द जो फ्लावर वेस्ट है उसको कन्वर्ट करना इनटू डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक सोप और इंसेंस स्टिक. और मैंने इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट भी किया था ड्यूरिंग माय दिस मास्टर्स क्योंकि वो एक हमारे कोर्स का करिकुलम था टू डू द पायलट प्रोजेक्ट फॉर द 3 months जिसमें मैंने इसी पे वर्क किया था. सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी to be as a panelist there at AIC Atal Incubation Center BHU में and where I shared my ideas. Yes, किस वेस्ट को यूटिलाइज करने की बात? फ्लोवर वेस्ट, फ्लोरल वेस्ट, जो फूल जो हम चढ़ाते हैं बेसिकली टेम्पल्स में एंड डिफरेंट. हाँ ओके. तो उसकी सर काफी अलग जर्नी है क्योंकि वो मेरे को आइडिया कहाँ से आया दैट आई विल शेयर कभी. हाँ वो किसी नेक्स्ट टाइम पे. yes, हाँ तो आज हम उस पे पैनल वाले उस पे. हाँ चलो. So like हाँ जो इवेंट था वो बेसिकली उस पे था कि जो करंट जो एग्रीकल्चर की क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज इनटू दिस एग्रीकल्चर में और कैसे हम डिफरेंट एग्री बिजनेस पे वर्क कर सकते हैं. तो मेनली जो मेरा आइडिया वो फ्लोरल बेस पे ही था. सो आई डिस्कस अबाउट माय थिंग एंड विद मी 2 more पैनलिस्ट वर देयर. एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थे एंड वन फ्रॉम MSME जो बनारस के ही असिस्टेंट जो है डायरेक्टर थे. तो उन्होंने भी काफी अपनी जो है आइडियाज एंड डिफरेंट थिंग्स पे जो है उन्होंने बात करी थी. सो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी. सो मेनली जो जिस पे डिस्कशन था वो यही था कि कैसे जो करंट चैलेंजेस हम क्या क्या फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में और न्यू अपॉर्चुनिटीज हम वहाँ पे क्या क्या डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम करंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं जैसे कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तो अगर हम अपने कंट्री का सिनेरियो देखें तो हम मेनली जो है डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे. तो जो गवर्नमेंट भी है वो इसी पे फोकस करे कि हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट मोर एंड मोर आइडियाज हम उस पर वर्क कर सकते हैं और काफी हम अपने एक्सपोर्ट पे भी जो है ध्यान दे सकते हैं सो दैट वी कैन इकोनॉमी पे हम अपने ध्यान दे पाए. सो वहाँ पे काफी अलग अलग आइडियाज पे बात हुआ कि लाइक मैनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस हु शेयर देयर आइडियाज कि हम इस पे अगर हम काम करना चाहें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. एंड ऑल्सो सर शेयर हिज आइडियाज. सो आई डिस्कस माई आइडिया ऑन दिस कि कैसे कैसे मेरे पास क्या क्या करंट चैलेंजेस है एंड हाउ आई एम फेसिंग इट और उसमें मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पे वर्क कर रही हूँ. तो अगर मैं अभी अपनी करंट सिचुएशन की बात करती हूँ कोरोना के ऊपर जहाँ पे अभी मुझे जो है फूल कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी टेम्पल्स अभी बंद है एंड डिफरेंट जितने भी प्लेसेस सब अभी बंद हो रखे हैं. सो
what I am doing is कि I am exploring the other opportunities कि कहाँ से मैं मुझे other channels से मैं अपने flowers को collect कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा main जो raw material है वो फूल ही है, because उससे ही मैं अपने products बना पाऊंगी. So mainly I discuss my challenges कि like what other channels are there. So like अगर मैं अभी अपने current जो मैंने अभी what I am working is जो गाजीपुर है, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है. So I am working on this कि मैंने उनसे बात करी है कि if I can get the flowers from there or on a daily basis and I can start my work, क्योंकि I have to start my manufacturing thing so that मैं अपना प्रोडक्ट को मार्केट में उतार पाऊँ. ऑलरेडी आई लॉन्च माई प्रोडक्ट, पायलट के टाइम पे मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था. दैट टाइम द फीडबैक वाज गुड, बट यस समहाउ कुछ गैप आ गया. सो आई वांट टू स्टार्ट द थिंग अगेन सो दैट मैं डिफरेंट चैनल्स पे जो है उसको मार्केट कर पाऊँ. सो आई डिस्कस दैट थिंग एंड ऑल्सो आई गॉट टू लर्न कि क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर में. क्योंकि मैं एक दिन ऐसी पढ़ रही थी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ये चीज बोला, दे ऑल्सो शेयर दिस थिंग कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर में. तो उनको सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे मेनली फोकस करना चाहिए कि डिफरेंट उसमें हम जो है ट्रेड कर पाए, सो दैट हम एक्सपोर्ट को और बढ़ा पाए, क्योंकि इंडिया को जितना करना चाहिए उतना वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड ऑल्सो देयर आर वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज, लाइक मैं जैसे राजीविका में थी, सो आई लर्न देयर कि कैसे वहाँ पे बायोफ्यूल के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेनली जो है एरिया काफी जो बैरन लैंड है, तो उसको कैसे हम जो यूज कर सकते हैं और बायोफ्यूल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आई सॉ देयर, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिला एंड काफी आई लर्न कि हाँ व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. एंड द थिंग इज व्हाट आई एम सीइंग दिस कि जैसे कोरोना की अगर हम बात करते हैं, सो एक शिफ्ट ये आया है कि मेनली अभी सबसे ज्यादा आईटी और फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा हिट एरियाज है जिसपे लोग जो है फोकस कर रहे हैं. बट अगर हम इंडिया की सिनेरियो की बात करें, सो मेनली जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेनली फोकस कर रहे हैं. सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि अगर हम रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाते हैं और उस पर अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, सो इट विल बी अ गुड थिंग. एंड द अदर थिंग व्हाट आई लर्न कि जो एमएसएमई है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है. जो वहाँ के जो एडिशनल सेक्रेटरी ही शेयर द थिंग कि कैसे जो मेनली जो स्टार्टअप्स है वो कैसे अपने उस पर वर्क कर सकते हैं एंड हाउ दे टुक हेल्प फ्रॉम एमएसएमई. सो एमएसएमई इज प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग थिंग, द फंडिंग ऑल्सो. फंडिंग वो एक लेटर स्टेज पे आता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई बिजनेस इज कि आपको काम पे फोकस करना चाहिए रेदर देन वी शुड थिंक कि हाँ हमारे पास फंडिंग आए देन ओनली वी विल स्टार्ट आवर वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू इट, सो दैट जो चैलेंजेस आते जाएंगे उसको आप फेस करते जाओगे एंड देन यू कैन सी कि आपको कैसे आगे आगे अपने उस पर वर्क करना है. सो एंड ऑल्सो द टेक्निकल पार्ट कि हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें कि व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ कि अगर मुझे अपने आइडिया में अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आना है कि इनोवेशन पे अगर मुझे बात करनी है, सो फ्रॉम एमएसएमई आई कैन मतलब टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम देम कि हाँ कि कैसे मुझे अपने टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए. एंड मेनली द थिंग इज कि व्हाट आई एम सीइंग कि जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया था कोर्स, सो दैट टाइम उतना ये स्टार्टअप जो एक इमर्जिंग सेक्टर नहीं था कि लाइक मेनली पीपल वांट टू गो फॉर द जॉब, क्योंकि उनको एक सिक्योर लाइफ चाहिए होती है, एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है. एंड मैं सॉरी नहीं वो ऐसे. अच्छा ओके कंटिन्यू. सो या सो अगर मैं अपने बैच की बात करूँ जो 18 स्टूडेंट्स थे उसमें से बस एक या दो लोगों ने ही अपने स्टार्टअप पे वर्क किया एंड मेनली पीपल गो फॉर द जॉब, क्योंकि सबको अपनी एक सिक्योर लाइफ चाहिए होती है. बट व्हाट नाउ आई एम सीइंग इन 4 सालों में काफी चेंज आया है एंड व्हाट पीपल आर थिंकिंग कि हमें अपना स्टार्टअप करना है. लाइक इन वाराणसी जो एक बहुत ही मतलब अगर हम एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर अगर हम बात करें, बनारस एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर काफी एक छोटी जगह है, बट पीपल आर मोर अवेयर अबाउट दिस कि हाँ हमें अपने स्टार्टअप पे वर्क करना है. लाइक 60 to 70 पार्टिसिपेंट्स वर देयर, बट दे ऑल वर लाइक कि हाँ वी वांट टू वर्क ऑन दिस आइडिया, वी वांट टू वर्क ऑन दिस आइडिया, इसमें ये करंट प्रॉब्लम्स है, इसमें ये करंट चैलेंजेस है एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द अपॉर्चुनिटी. सो या इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आई थिंक कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर स्टार्टअप पे वर्क करते हैं, सो इट विल बी अ गुड बिकॉज हम more and more employment will be generated and this will help into a economy को boost तो करेगा ही करेगा. And yes, and what I am observing is कि जब से मतलब मैं इस फील्ड में एंटर हुई हूँ, so working into like 360 डिग्री पे पूरा वर्क करना इज लाइक कि हाँ आप हर तरीके से एक चैलेंजिंग पार्ट को देखते जाते हैं एंड हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग, आपका विजन कितना बड़ा है एंड हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर विजन. एंड यस मैनेजिंग एक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो जैसे अभी सर ने भी बताया कि व्हाट द थिंग इज कि
टीम बिल्डिंग जो सबसे एक बेसिक मतलब जो बहुत ही जरूरी पार्ट होता है आपके बिजनेस के लिए कि आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड कर रहे हो, एंड द थिंग इज कि कैसे आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो, हाउ यू आर प्लानिंग इट एंड हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है, हम फिजिबल, ठीक है, आइडिया तो हम टेस्ट कर लेते हैं एंड समहाउ ठीक है हमें लगता है कि हाँ ये बहुत फिजिबल है, क्योंकि जब मैंने भी अपना स्टार्ट किया था तो पीपल वर लाइक हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, आप ऐसा करो वैसा करो, बट व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू दिस, जब मैं एग्जीक्यूट करूँ सो अदर चैलेंजेस आल्सो आई एम फेसिंग इट। सो यस, इट्स अ गुड थिंग कि स्टार्टअप पे जैसे जैसे जो है लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग इनटू दिस कि हमें इस पे वर्क करना है, एंड ऑल्सो फ्रॉम एंड काफी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स भी है स्टार्टअप्स के लिए कि जहाँ पे जो है वी कैन अप्लाई फॉर दैट कि काफी जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है दे आर ऑल्सो गिविंग द फंडिंग, एंड एमएसएमई जो है वो भी अपनी तरफ से काफी सपोर्ट कर रहा है। तो यस, आई थिंक जॉब ठीक है, मतलब एक तरीके से स्टेबल लाइफ के लिए इट्स अ गुड थिंग, बट आई थिंक स्टार्टअप जो है एक तरीके से काफी चैलेंजिंग टास्क है एंड पीपल शुड बी मोर इनटू दिस स्टार्टअप थिंग रेदर देन मतलब जॉब के लिए। एंड yeah, but and what I observed is like कि एग्रीकल्चर पे अगर हम और मेनली फोकस करें सो इट विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि राजीव गांधी रह के भी आई ऑब्जर्व दिस कि हाँ कि रूरल सेक्टर जो है धीरे धीरे हम उसको अगर इमर्ज करें सो इट विल बी अ गुड, एंड द पीपल हु आर लाइक वर्किंग विद बिहार लाइवलीहुड मिशन, अदर लाइवलीहुड मिशन, तो वो भी एक तरीके से काफी उस लेवल पे मार्केटिंग पे और काफी उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं सो दैट दे कैन कनेक्ट इट इनटू डिफरेंट अदर चैनल्स पे सो दैट मतलब हम उसको उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। तो या तो ख्याति अभी so far so it's been almost 6 months that you have taken this initiative and started this, right? So have you been able to I mean either generate some revenues or you have been able to build a team, or how, if I were to ask you, you know, what has been the learnings you have told me, I don't know what progress has been so far in terms of either the team building, because even if you have not earned much or not generated revenues much, still in case there is a team build up which has got some learning and you know, some experience behind them, I think it's a good start still. मैं एक मिनट ख्याति, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी ब्रीफ कर दूं। ये इसने बोला ना कि अपनी जर्नी को किसी और दिन एक्सप्लेन करेगी, सो मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली शी हैड डन द सेम प्रोजेक्ट इन हर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलेज, एंड देयर शी गॉट ऑल द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग टीम। आसपास के लोगों को जो रहते हैं वहां से लोगों को कलेक्ट करके उनको ट्रेन देने का काम कर रखा है इसने। तो शी हैज अ टीम, and that small project she had also gained some revenue, and that gave her the confidence कि she can do it, है ना ख्याति? but when she started again तो उस समय प्रॉब्लम ये हो गई कि फ्लोर वेस्ट ही मिलना बंद हो गया। नहीं इसलिए मैं कह रहा था कि revenue के लिए तो पूछना it's probably way too early, लेकिन हाँ अगर टीम बिल्ड कर ली है, and I think that's an achievement in itself, it's a great start. Yeah, so इसमें like I want to add one thing, like जो I went to conduct a training session in Hyderabad, एक VIPR college है हैदराबाद में, so there I conducted a session with the rural women, जो SHG women होती है, self help groups, because like जो मेरा business model है वो self help groups के साथ ही work करने के लिए है, so I will be working with them, okay, mainly जो rag pickers होते हैं, okay, but there I conducted a session जो वहाँ की जो rural women है उनके साथ मैंने conduct किया था ये training session, and these people are ready to work with me, so they want कि एक MOU हमारे बीच में हो जाए so that we can start the work. So this corona comes and then अभी temples वगैरह बंद है, so mainly ये current मतलब मेरे पास सबसे बड़ा challenge है, but then also I am seeing क्योंकि जो गाजीपुर लैंडफिल के आसपास जितने भी रैक पिकर्स है मैंने उनके साथ भी एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया हुआ है, so they are ready to work with me, only the thing is but I am seeing कि बस ये एक बार थोड़ा सा situation सही हो so that I can start my work, क्योंकि वहाँ पे I have a suggestion for you. Yes. Yeah. तो ये कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट अलाउ करती है 50 गेस्ट के साथ वेडिंग्स प्लान करने के लिए। तो अगर मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मैं अपना बताता हूँ, अगर प्लान होता है 50 गेस्ट के साथ या 2000 गेस्ट के साथ, डेकोरेशन उतना ही होता है, फ्लावर हमारा उतना ही लगता है। So you can collaborate with the wedding planners also, and you can collaborate with the wedding stations also, so that
नेक्स्ट डे आप वहां से सारा फ्लावर वेस्ट कलेक्ट कर सकते हो, वो कोविड के टाइम पे भी आप कर सकते हो। Okay, yeah, this is a good thing. Yeah, I can do this thing. क्योंकि हाँ क्लास, क्योंकि मैरिज हॉल्स एंड डिफरेंट जो है चैनल्स इससे कलेक्ट किया जा सकता है. ओके, थैंक यू. So okay, so मतलब this time I'm acting as a moderator. Next time say I will delegate this job to one of you. So I'll brief just what key points Khyati has explained or tried to convey, although I could not cover everything. But iska one of the point was ki if you are looking for starting something or looking for entrepreneurial journey, तो आपके पास अगर आइडिया है तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग, यू शुड नॉट लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट. एक स्टेज पे तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा ऑपरेशंस क्लियर करने का या टीम बनाने का या मार्केट रिसर्च का. तो यू नीड वर्क, यू डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट और इन्वेस्टमेंट. और ऐसे प्लान्स भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि जो सो दैट विदाउट एनी हेल्प दे कैन जनरेट सम ऑफ इट्स रेवेन्यू, सो दैट इट एज अ मॉडल. नेक्स्ट था इसका कि स्टार्टअप जो है, जो कॉलेज के बच्चे जो होते हैं, इवन आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड स्टडीज, वो स्टार्टअप में नहीं जाना चाहते थे पहले, बिकॉज थिंक कि जॉब इज मोर सिक्योर. बट अब जा रहे हैं और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जितनी लेट आप सोचोगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. अगर तुम इंडस्ट्री में 3 साल जॉब कर लिए and your salary is around 70,000 80,000 per month की सैलरी हो गई, तो living that salary and getting into a struggle of an entrepreneur will be very tough. तो जितना स्टार्ट करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना ही कम होगा और gestation period for your startup will be more, वो ज्यादा टाइम आपको मिलेगा. और she also explained कि these days tier 2 tier 3 cities के भी बच्चे जो हैं वो they are trying to start something, और startup culture is being developed in India on those also, जहाँ पे generally job was the main career ambition for people. तो ऐसे में this can feel कि ये competition है, बहुत लोग startup कर रहे हैं, तो whether I'll be able to succeed or not इतने startup के बीच में. But ऐसा नहीं सोचना चाहिए. This can act as an opportunity also, क्योंकि the more startup will get success, the more economic flow will be there, transactions ज़्यादा होगा, तो आपके business को उस तरह की opportunity मिलेगी. And she also said the क्या बोलते हैं उसको, luxury of a startup, like you have to work for 360-degree management. तो ये feeling भी अच्छी feeling होती है. I can also realize the same thing. मतलब when I see everything by myself, होता है कि I'm not just the part of a process, or although being a part of a process is not bad, but 360-degree management के अपने अलग charms है, वो struggle के अपने अलग charms हैं. And she also said that कि agricultural sector को हमें देखना चाहिए, since we are living in cities. तो ऐसा नहीं है, agricultural sector is very tough. अगर आप थोड़ा सा effort करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो you'll find multiple opportunities to start with. And she also said at last that there are a number of organizations which are helping people in starting their journey, like Atal Innovation Center or MSME, and different ministries are also coming with many provisions or programs so that they can help entrepreneurs. और इसमें बस एक मैं और ऐड कर दूंगा कि being a entrepreneur or being expert in entrepreneurship doesn't mean that आप खुद के लिए ही start करो. If you're able to make a livelihood for people, and this also is part of your job. Yes, sir. In SHG group या whatever your startup is, if this has a number of micro startups in it, so it can feed the many family and give sustainable livelihood for people. क्या कहते? Very good. और एक लास्ट में सजेशन, मैं टीचर हूँ तो मैं इससे ये हो पाता हूँ, मैं आप लोगों को अपना जो भी बोलने का होता है कि जैसे 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको दिया जाता है, तो काइंडली ड्राफ्ट इट कि हम क्या क्या की पॉइंट हम बोल के बताएंगे. मतलब एक वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके एक मूवी थी, उसमें बहुत इजीली एक्सप्लेन किया था कि बताओ कि हम क्या बताएंगे, और फिर बताओ जो बताना था, और फिर बताओ कि हमने क्या बताया है. तो you can reduce your number of points, but you can emphasize few number of points so that takeaway should be there. टेकअवे के लिए आपको नंबरिंग करना या फिर एक कीवर्ड्स देना कि so that everybody can remember what exactly was the takeaway. ठीक है, I can ask you उस पे. और I'll also thank Prateek
प्रतीक का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, राइट टाइम पे, मतलब पीपल माइट अवॉइड, क्योंकि उसको आगे बोलना है अभी, जैसे जब भी एक नेक्स्ट स्पीकर होता है तो प्रीवियस स्पीकर की बात नहीं सुनता, ही वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट आई विल टेल, है ना, बट प्रतीक लिसन टू यू, और बहुत ही अच्छा एक तुम्हें सजेशन भी दिया, and that's why we are doing this thing of alumni meet, so that we can help each other, Yes. regularly, although it's an extra effort for me. I generally, मतलब apart from being in touch with you all, other बहुत ज़्यादा advantage हमें नहीं मिलता है, but ठीक है, मतलब I want you all to grow so that next time I can proudly say that our students or our Smargian is doing, है ना, that big. और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि although I'm not saying I'm that capable, but I wish I can help you all in your startup and everything. So next जो है वो almost similar kind of effort है, waste management type से ही, तुम्हारा भी floral waste का था. So Pratik and Jyotsna participated in a impact marathon something, ऐसे ही नाम है ना प्रतीक? सर इम्पैक्टाथन बाय आई लैब टेस्ट. हाँ, आई लैब टेस्ट से ये सेकंड एडिशन था उनका. यस सर, ये सेकंड एडिशन था. So they got selected in that and also won the prize, third prize there. So I'll leave the stage to Jyotsna and Pratik. They were the two team members. There were one more team member with them, and you could have called her also. मतलब whatever she or he, आप उन्हें भी बुला सकते थे. Actually, she left the team before the competition. ओके, चलो कोई बात नहीं. मतलब नेक्स्ट टाइम से इफ यू हैव समथिंग को पार्टनर और को पार्टिसिपेंट्स अगर है तो यू कैन ब्रिंग दैट पर्सन टू द Right. चलो स्टार्ट, मतलब यू कैन स्टार्ट. Hello everybody, I am Jyotsna. Is my voice audible? You can share your screen, Jyotsna. Your Yeah, voice is as I- not clear, Jyotsna. Let My us voice audible now? mostly, put- but there are some disturbance. Yes, put your Fan mic man. near to your mic हाँ. so that it might help. Is this better? Yeah, manageable. Go on. This is better. Right? I was thinking I she's will- naturally soft spoken, maybe. But still there is a disturbance in voice. So Jyotsna, तुम screen share कर दो, तो that will help to concentrate, है ना? Is my screen visible? No, your screen is not visible yet. Is it visible? now? It is coming. Yeah, It's visible now. So मतलब this screen makes everybody concentrated over your voice. Otherwise क्या होता है कि disturbance को लोग ज़्यादा read करते हैं और content को कम. तो screen helps actually. चलो. Okay, you can let me know if my voice breaks in between. I'll try to switch to another network. ठीक है. So I would like to thank Kacha sir and this platform for giving us an opportunity to put forth this idea. Impactathon was a competition of social impact action plan, which exclusively for first year Tissians, a competition that gave us a chance to build an idea into an enterprise. Their main criteria was that our solution plan and the problem we chose should address one or more of the UN Sustainable Development Goals. So our project Udyan Ajivika centers around empowering and improving lives of rag pickers with the twin goal of addressing Delhi's giant solid waste management issue with a decentralized model of waste collection and management. It was a three-stage elimination process where we submitted a brief write-up about our idea, then we submitted a detailed plan of our project layout, and in the final round we had to present with the PPT, which is this one, before a panel of 3 jury members. So we could win the third position. I would to give background of Delhi's situation of waste management and the problems. I'd like to start what landfills first of all. Landfill sites have reached their saturation points long back and they are constantly overflowing. 90% of mixed solid waste is disposed of at landfills and only 10% goes for processing. इन लैंडफिल्स में बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल दोनों टाइप के मिक्स्ड वेस्ट आते हैं एंड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज एनारोबिकली डिकम्पोज्ड
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन होता है, which is a very harmful greenhouse gas. There are no gasifiers to control the methane which is produced naturally by the organic waste in this contaminated landfill waste. So there are complaints by irregular supervision and collection, door-to-door collection of MCD. उनकी गाड़ी टाइम पे नहीं आती है या रोज नहीं आती है. Then there are dhalaos or community bins, which are concrete structures of community disposal bins in various localities in Delhi. तो वहाँ हाउस होल्ड्स को खुद अपना वेस्ट डिपॉजिट करने जाना पड़ता है, एंड फ्रॉम देयर द MCD वैन इज सपोज्ड टू पिक इट अप, व्हिच पीपल डू नॉट डू. So giving segregated waste from their own home is a far-fetched dream. They do not even go till there to deposit their waste. They rather complain of uncollected waste in their localities, which attracts stray animals, which attracts growth of disease-causing germs, which become hotspots of garbage, which are entirely unsafe and pathogenic. Talking about waste-to-energy plants, which seem like a very good solution to the growing landfill waste, they have received severe criticism from residents and environment groups because उनके पास भी mixed waste जाता है, and in spite of the direction of National Green Tribunal, they should not be fed recyclable and mixed waste. They still get that, and there is a lot of resistance by families in the neighborhood because of emission of acidic gases and toxins from these places. The main issue with Delhi's waste management system is that the informal sector of rag pickers, which is more than 5 million of them, they help clean up a very significant proportion of the humongous waste generated every day. But no versions of new rules and policies talk about integrating them into the formal system with the MCD. They have started privatizing waste collection, and the tipping fee is paid for collection and transport. It is not paid for per ton of waste processed. So again, they focus on collecting waste, and these private contractors may hire rag pickers, but they pay them a very nominal monthly wage, and all the user fee they collect from residents and the charge they take from the municipal corporation is their own income. And also they are posing a threat to livelihoods of such rag pickers. These rag pickers it's no surprise if I call them the backbone of Delhi's waste management system, because of them India has one of the highest recycling rates of plastic bottles at 70%. This surprisingly efficient system of waste management stands on the solid shoulders of these kabadiwalas and informal rag pickers, who, according to a recent report, save the municipal corporation close to 80 lakhs per year. However, they continue to struggle for survival in dire conditions. Prateek will talk about their ground reality and their plight. Yeah, if I talk about, thank you Jyotsna. If I talk about the rack pickers daily life, रैक पिकर्स की डेली लाइफ मतलब नॉर्मली सुबह 4 बजे से शुरू होती है. थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं उनको नियरली 10 to 15 किलोमीटर्स डेली वॉक करना पड़ता है फॉर देयर डे टू डे इनकम. एंड उनकी डे टू डे लाइफ का मतलब उनकी डे टू डे लाइफ के लिए 10-15 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है. उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत खराब है. इवन उनको जो उनको मतलब बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज और सैनिटेशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको. मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है उनके साथ. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. इवन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं रिसेंटली जहाँ पे ये था, मतलब गवर्नमेंट को भी ये पता है, मतलब मोर देन 5 लाख रैक पिकर्स हैं हमारे दिल्ली में जो इनफॉर्मली इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है. और उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उनको हम अवेल कर सकते हैं कि नहीं. या और मोर ओवर उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो लैंड फील्ड्स में काम करते हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ जुड़ी हुई थी. इवन उनको मेडिकल फैसिलिटीज का नहीं पता जो गवर्नमेंट देती है. वो ऐसा हैजार्डियस काम करते हैं, उनको डेली कट्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये सब होते रहते थे, बट उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का नहीं पता, अवेल करना नहीं आता था उनको. एंड हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी उनके बिल्कुल भी. सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही. Jyotsna, you can put
next slide on this screen. Yeah. Okay, so how he explained that because of their conditions and how they were supposed to, how they are bound to live their lifestyle, many of the Rajput slums are, you will find them filled with criminals and druggists because they take to drugs and cheap alcohol to cope with their difficult job and living conditions. The project aims to transform this for them while addressing the twin goal of waste management by decentralizing it locality-wise in Delhi and addressing the loopholes of the municipal system. We start by defining areas in terms of a certain number of households to be served. For example, I take 250 households at a time, and we also identify rag pickers who are already usually working in the same neighborhood. We simultaneously conduct two rapport building activities here. We reach out to rag picker slums, we initiate conversation about their problems, talk to them about our organization's initiative on lines of And their empowering them. holistic development also. Yes. We empowering them to improve their quality of life. Basically, we try to convince them about the benefits of doing what they do professionally with us. So we convince them for a professional image makeover and how learning basic communication skills for a door-to-door pickup service will help them elicit respect and dignity in return. Also, we a group of social volunteers from the same organization also connect with the residents of that area, build an understanding with them over their concerns of improper waste disposal in their locality, irregular management by MCD, lack of door-to-door pickup, dependency on an expensive private Purawala, and we subsequently offer them professional services of regular and fixed door-to-door waste collection at a very lower monthly price than they were paying earlier to the private waste collector. So after this is done, our rag pickers would be provided with identity cards for a legitimate status, protective gear like gloves and masks, which will substantially do away with the risk of cuts, rashes, and infections that they were earlier bearing with while they hunted through waste with bare hands, and aprons that keep their clothes from soiling. Another issue was that they either used to take whatever waste they collected from roaming around or even from door to door, they used to take it to their home. And their entire family, including their kids, used to segregate it, and there is no proper way of disposing the refuse waste. So often waste piles up in their own homes and slums. And if they try to take a segment on the road for segregating it, you will often find the police harassing them for it. So in our model, there is a provision of a designated space of sorted collected waste. A well-ventilated hall would be rented out in the same area as the area's local waste segregation center, where waste pickers can bring in waste collected with door to door from the households, waste from small food stores and shops which are part of the same locality. And then, because they themselves being rag pickers are skilled at segregating recyclable waste into different categories from the past 10-15 years, this is the work they've been doing. So we utilize the same thing. They segregate waste into different types of plastic, paper, wires, cloth rags, cardboard, cans, metallic products, hair, which would be classified and sold directly in bulk to a nearby recycling unit or a factory. Uh, because this segregation is happening on the same day, the organic biodegradable waste, which is kitchen waste like fruit and vegetable peels, eggshells, leftover cooked and uncooked food, stale bread, garden waste such as dried leaves, all of this can be prepared for making a rich compost. यही वो mixed waste होता था, which never organic waste in Delhi does not get segregated. Recyclables फिर भी निकाल लिए जाते हैं, but it always ends up in landfills and it produces methane because it decomposes anaerobically. While composting will produce the black gold of a natural soil fertilizer instead of that toxic methane, and it will also reduce the overburdened landfills share. So at the same time, compost will serve as an additional source of income for the waste workers who can sell it at bulk prices to nurseries and landscapers. An open segment of space for setting up these compost pits can be arranged within the locality only through consensus and cooperation of the resident society head. For example, बहुत सारे localities में parks होते हैं. Segment of the park can be taken up with the residents' cooperation for preparing a compost pit,
एंड जो कंपोस्ट बल्क में बनेगा क्योंकि वो पूरे लोकेलिटी के ऑर्गेनिक वेस्ट से है, सो इट कैन बी सोल्ड टू नर्सरीज. In the process of forming this relationship with the group and their time together at the waste segregation center, we would be able to identify कौन किस चीज़ में particularly good है. For example, one rag picker might be a potential leader among them, जिसको manage करना और organize करना आता है. With little training, he can be a formal leader. Another one will have a very good street sense of keeping accounts, तो उसको finance manage करने के लिए training दिया जा सकता है. So we are starting as a team of an NGO which is going to help with fund collection, activity planning, capacity building. We are helping with hand holding, but हमारा end goal है कि ये self sustainable model हो. They have become self reliant and they don't need us anymore to do such things. So ultimately, while we identify who can potentially become leaders in this, we give them little training so that they can take over things like managing finances with the recycling unit or month end में सारे residents से user fee collect करना. So we want that not us but one of them is doing this. This slide shows key components of our project layout in which I've mentioned stakeholders, key activities, main customer segments, and finances. So though I've talked about most of these, I'll talk about finances. हमारे दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं. एक तो जो यूजर चार्ज हम डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का रेसिडेंट्स से ले रहे हैं. Other is that we get from selling recyclable waste to recycling factories and selling compost to nurseries. So both of them are our source of revenue, and apart from just increasing their income and giving them a fixed source of income, our main aim is that we can improve their socio-economic status and improve their quality of life. So our key activities also include going to their slums and collaborating with health workers and medical officers to generate awareness on their occupational health hazards, prevention and care to save themselves from possible diseases which are monsoon related, for example. It's also developing financial literacy in them, helping them broadening perspective to make informed financial decisions. Menstrual hygiene, reproductive health of rag picker women, building sensitivity among the community towards educating their children. हम उनको प्रतीक has done a pilot project along these lines. तो वहाँ उसके volunteers ने उनको informally जाके पढ़ाया था. But once we start to make them aware about what all can their refugee card or Aadhaar card get them. So we don't necessarily have to provide the infrastructure, but we can help organize them and help them access those services or facilities जो उनको already मिल रही हैं. जो schemes जैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना is there for urban self-employment, other government schemes for urban poor, वो उन facilities को access कर सके, वो मोहल्ला clinic की facilities को access कर सके. So we generate awareness on this. We destigmatize myths and taboos about menstrual hygiene and mental health. Then we so these awareness campaigns for prevention and care, these educative sessions are as important a part of our model as the financial part is. So Prateek will talk about the pilot project once. Most of my confidence in this project has come from the success of the pilot project. So ये पायलट प्रोजेक्ट था मेरा 2019 जनवरी में किया था मैंने दिल्ली में. देयर इज अ प्लेस इन उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में था. यहाँ पे हमने रेसिडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करा था. अराउंड 250 रेसिडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करा था जिनसे हम चार्ज करते थे एक नॉमिनल अमाउंट लाइक 250 फ्रॉम पर रेसिडेंट. हम कोलैबोरेट करने के बाद कलेक्ट किया था इनसे जिसके लिए हमने उनके घर से प्रोफेशनली हम वेस्ट कलेक्ट करते थे. और कलेक्ट करने के बाद जब हम हमने 4 रैक पिकर्स थे. वैसे तो 15-20 रैक पिकर्स फैमिली को हमने इवेंचुअली हेल्प करा था थ्रू देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बट हमने 4 रैक पिकर्स को हायर करा था जो वेस्ट कलेक्ट करते थे, इवन सेग्रीगेट करते थे एंड देन रिसाइकलिंग यूनिट तक लेके जाते थे. सेग्रीगेशन यूनिट जो हमने लिया था वो एक वेल वेंटिलेटेड रूम लिया था जो हमें 3500 का पड़ गया था. मतलब जो पहले कंडीशन वो ओपन एरिया में सेग्रीगेशन करते थे तब वो पुलिस भी उनको एक्सप्लॉइट करती थी, एवरीथिंग ये सब चलता था. तो हमने सेग्रीगेशन यूनिट में
फैन, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन का सारा अरेंजमेंट करके दिया था वो। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सेग्रीगेशन, हम ई रिक्शाज के थ्रू हम रिसाइकलिंग यूनिट तक लेके जाते थे, जहाँ से हम पूरे मंथ का वेस्ट जो रिसाइकिल होने के बाद हम अराउंड 15,000 से 18,000 तक हम वहां से एक अमाउंट निकाल लेते थे, लमसम अमाउंट रिसाइकलिंग यूनिट से। आफ्टर अलॉन्ग विद दैट जो भी मेरे नेटवर्क्स एंड लिंक्स थे उसके थ्रू मैंने मतलब सैनिटेशन एंड प्रोटेक्टिव गियर्स फिलंथ्रॉफी के थ्रू मैं लेता था रैक पिकर्स के लिए, लाइक ग्लव्स, कैप्स, कोट्स एंड ऑल, डेटॉल्स एंड ऑल, ये सब चीजें। उसके साथ साथ मेरे कुछ वॉलंटियर्स थे जो उनको उनके बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन देते थे स्कूल एडमिशन होने से पहले तक। इवन दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बहुत फेमस था उस टाइम, मतलब अभी भी है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो उन फैसिलिटीज को किस तरीके से अवेल करते हैं, उनके छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं, टिटनेस लगाना, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाना टाइम टू टाइम, वो उन सब चीजों से हमने उनको लिंक अप करा, मतलब वो करा। जो उनका इरेगुलर इनकम थी उस टाइम पहले 4,500 और 5,000 तक होता था उनका इरेगुलर मंथली इनकम, जो कि हमारे साथ काम करने से, कोलैबोरेट करने से उनका इनकम डबल हो गया, 9.5 के और 10 के तक पहुंच गया था उनका इनकम। अलॉन्ग विद दैट उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, जो लाइफस्टाइल वो पहले बिता रहे थे। इसके साथ साथ मैं खुद के लिए भी एक सैलरी निकाल लेता था वहां से। अलॉन्ग विद दैट मेरे प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए भी मैं एक अमाउंट निकल जाता था मेरा। तो बहुत अच्छे से चला, इवन 4-5 मंथ तक चला बिफोर ज्वाइन स्मार्क ज्वाइन करने से पहले मैं वही करता था। देन मैंने जब छोड़ के स्मार्क ज्वाइन करा तब मेरे को प्रॉब्लम्स आई, उनकी मतलब उनमें वो लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं हुई थी जो मैंने सोचा था कि ये लीडर खुद बन गए हैं और ये खुद प्लान को रन कर लेंगे मेरे बिना। तो वो नहीं हो पाया, तो वो प्लान कोलैप्स हो गया मेरे छोड़ते ही। उसके मतलब मेरी उसी लर्निंग से ये वाला प्रोजेक्ट तैयार हुआ था कि किस तरीके से हमें इस बार प्लान करना है कि वो सस्टेनेबल रहे और आगे बढ़ता रहे प्लान। अलॉन्ग विद दैट ये जो रैक पिकर्स हैं हमारे, ये वही गार्बेज डम्प्स में और ये सब इन सब एरियाज में, मतलब वेस्ट पिकर्स रहते हैं। ये एक इनविजिबल पॉपुलेशन है हमारी मेन स्ट्रीम के लिए, ये हम सबको ही पता है। मतलब हम में से कोई आज तक उनसे ठीक से बात नहीं किया। उनसे अगर कोई ठीक से भी बात करता है ना, छोटी सी 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन अगर कोई कर लेता है ना, उनके लिए वही बहुत लाइफ चेंजिंग उस दिन का दिन बन जाता है उनका, कि हाँ एक बंदा आया था मेरे से अच्छे से बात करा एंड दिन बन गया मेरा, इस टाइप का। तो एक रैपो बिल्डिंग करने में वो चीज मेरे को बहुत हेल्प हुई, जहां तक मैंने फील की अपने पायलट प्रोजेक्ट में। अलॉन्ग विद दैट जो एक इनविजिबल वर्कर, मतलब इनविजिबल एम्प्लॉयमेंट से एक विजिबल एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाना उनको, और एक मतलब डिग्निफाइड लाइफ दिलाना सोसाइटी में एक कचरा कलेक्ट करने आ रहा है एक बंदा, और उसी के साथ कंपैरिजन में एक बंदा कोट पहन के, पूरे प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन के, उसको सेग्रीगेशन का सारा नॉलेज दे रहा है रेसिडेंट्स को। तो उससे एक अलग रिस्पेक्ट मिली थी उन सारे वेस्ट कलेक्टर्स को रेसिडेंट से। तो वो उनको बहुत पसंद आने लगा। प्रोफेशनल स्किल्स सीखने के लिए उनमें और जिज्ञासा जगी थी कि नहीं मुझे और सीखना है, और जितना उनको एक दिमाग में आ गई थी बात कि मैं जितना सीखूंगा उतना मेरा इनकम बढ़ेगा, उतनी मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना मेरा लाइफस्टाइल बढ़ेगा, उतना मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। उनका मेन प्रॉब्लम था, मैं ये रैक पिकिंग का काम करता हूँ तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि मैं गार्बेज डंप्स में काम करता हूँ, और बच्चों को एडमिशन ही इसीलिए नहीं मिलता था। एक फिक्स्ड इनकम से उनको रूबरू कराया हमने, तो वो बहुत ठीक चला, अच्छा चला। वही अब हम कैरी फॉरवर्ड करने का सोच रहे हैं, एक मतलब एक फॉर्मल तरीके से। नाउ ज्योत्सना विल टॉक अबाउट थोड़ा एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट और इसका इकोनॉमी कैसा इफेक्ट हुआ था। Add to what Prateek said, yes, they in the public eye they constitute a nuisance. They work in dehumanizing conditions, and they do not necessarily come into contact with all of us. But after this project, the dynamics of the relationship change. Like they become service providers, and the resident becomes the service user. So they respect their profession, and they demand accountability from the waste pickers. So as it was also evident in the pilot project, उनका income बिल्कुल close to double हो रहा था, and
Plus earlier they used to collect waste and वो scrap dealer को sell करते थे. That was their only source of income. Now there are multiple sources of earning, from user fee from residents to selling to recycling factories to selling compost also. We also eliminated the middleman and the scrap dealers, as we are directly transporting the recyclable waste to the factories. हम एक और चीज प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर टू मैन्युफैक्चर हम प्लान कर रहे हैं, एक चेन प्लान कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक पैराशूट की बॉटल है जो मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर तक पहुंचाई, देन वी विल ट्राई टू कोलैबोरेट विद मैन्युफैक्चरर अगेन कि वो प्लास्टिक बॉटल, पैराशूट की बॉटल पैराशूट तक वापस पहुंच जाए, देन रिसाइकिल होके पैराशूट उसको यूज कर पाए. सो दैट मिडिलमैन खत्म हो रहा है इसमें, ग्राउंड डिस्पोज मतलब एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंच रहा, एंड हमारा रिसाइकलिंग का काम भी अच्छे से हो जा रहा है, रैक पिकर को एक नॉमिनल पैसा मिल जा रहा है उससे. Environmental impact, as I in the starting mentioned about landfills and waste to energy plants problem. So there is per capita environmental impact तो कम हो ही रहा है क्योंकि landfill burden कम होगा. In the pilot project also, Pratik realized in the end बहुत कम, like 10 to 15% waste ऐसा बचता था जो dispose होता था ultimately. बाकी सब वो अलग अलग categories में जो अलग अलग rates पे sell हो सकता है वो recycling factories के पास चला जाता था. And MCT doesn't do that basically. So apart from that, because the waste to energy plants जिनको इतना criticism और court cases मिला है, it's because उनका calorific value, the waste which is incinerated in those plants, उसका calorific value इसीलिए कम है और उससे toxic pollutants इसलिए निकलते हैं because उसको mixed waste feed किया जाता है. There is poor quality of unsegregated waste which is there, which is coming from presence of biodegradable waste in those plants. Once we segregate organic waste on the same day of collecting it, whatever is going to waste to energy plants will make them more efficient and less polluting. So instead of directly shutting them and looking for an alternative, which we don't seem to find, we can try to contribute to their better functioning. Social inequalities के बारे में we've already talked, I guess. Impact of our awareness and access generation activities. इसमें how we plan to measure impact is because we aspire to make this a self-sustaining model. After a considerable period of time, हम एक locality से दूसरी locality पे shift करेंगे same model start करने के लिए. So we'll measure impact by our footprint, by number of rack pickers we integrated, number of households we covered, and total tons or kilos of waste that was processed into compost or sent to recycling versus the waste initially collected and disposed. So we are if I started to see impact indicators, we found out that we are addressing more than 7 sustainable development goals at the same time, which was very self-fulfilling. This is it, I guess. We are open to question and answers. Sir, you are on mute. हाँ, लास्ट प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस मैंने देख नहीं पाया. इसिका had asked something. So पहले इस प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस तुम लोग टैकल कर लो. If anyone have any question for them, just now प्रतीक के लिए. I just wanted to ask if any government bodies and if government bodies like the state government or the MCD is to be held accountable, have they been approached to improve the situation of the rack? Because as you mentioned, if they are contributing so much to the economy, I think somewhere government has got to play a role there. And if we have approached them in the first place. I got your point. ये already बहुत cities में हो रहा है. Mumbai and Pune model integrates rack pickers within the formal municipal waste management system. And Delhi में इसके लिए बहुत advocacy है, but it is not there. अभी जून वाले new rules में भी they only talk about privatizing waste collection more and more, ताकि वो
अनकलेक्टेड वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए. दे डोंट टॉक अबाउट इंटीग्रेटिंग रैक पिकर्स. सो या इट्स डेफिनेटली देयर कि नेशनल लेवल पे ही होना चाहिए कि रैक पिकर शुड बी इंटीग्रेटेड फॉर्मली इन द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. बट दिस प्रोजेक्ट वाज वी वर सपोज टू डेवलप. हम एज अ सोशल वर्कर अपनी कैपेसिटी में उनके लिए क्या कर सकते हैं. अगर आगे जाके एमसीडी उनको इंटीग्रेट करती है तो वेल एंड गुड, दैट विल अल्टीमेटली सर्व आवर पर्पस ओनली. वैल्यू तो हम वो भी वही सर्व So, करते हैं. currently वैसे Delhi में this ऐसा will कोई come plan under the ambit of MCD, not the state government. Or I mean, I don't know how. Yeah, Yeah, it comes right. under the it MCD. NCD, it comes yeah. under the NCD, but this project comes under the umbrella of irregularity of MCD. मतलब अगर irregularity of MCD नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट भी शायद ना होता. अगर एमसीडी ठीक से काम कर रही होती, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से दिल्ली का हो रहा होता, तो गाजीपुर में इतने बड़े बड़े लैंडफील्ड्स ना बन रहे होते. I'm sure there must be some ministry actually dedicated for this particular. वो तो ठीक है. मतलब even NGO means to मतलब the full form of NGO is non-government organization to do the government job only. So इंडिया जैसे कंट्री में इसका वाइड स्कोप है और जरूरत है, और गवर्नमेंट कैन नेवर बी दैट इफेक्टिव टू रीच और सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. एनी अदर क्वेश्चन? Like one question, Pratik, like when you did your pilot project, so like what was the output, like how much amount of waste, like it was like basically it was like 3-month pilot project, or like what, for how much duration you did, and like and also one thing, like what was the like amount of waste which you collected, and how much you treated into the compost, and what was the market, like what was the demand, and how, like what you got from the customers, कि क्या उनका feedback था related to your this thing. बिकॉज मेनली हम बात तो वही करते हैं कि हाँ मार्केट क्या है और डिमांड क्या है. क्योंकि ठीक है ये पार्ट बैकवर्ड लिंकेज में, आगे फॉरवर्ड लिंकेज की अगर हम बात करें तो दे वांट कि हाँ कस्टमर्स ऑलवेज वांट कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उनको. यस. तो मैं पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात करूं, पायलट प्रोजेक्ट मैंने 5 मंथ्स तक चला था मेरा. पायलट प्रोजेक्ट जनवरी टू जून तक चला था 2019 में. उसमें हमारा जब रिसाइकलिंग यूनिट से कोलैबोरेशन हुआ था, रिसाइकलिंग यूनिट हमें एक नॉमिनल अमाउंट देते थे जो उनका एमसीडीज के साथ, हर मतलब एमसीडीज के साथ भी टाई अप था. वहां से सेग्रीगेशन जो होता था वहां से लेते थे वो, बट एमसीडी को जो अमाउंट मिलता था वो अमाउंट मुझे नहीं मिलता था. तो मैं अपना कुछ अमाउंट्स आपको बताता हूँ तो यू कैन रिलेट विद द मॉडल. तो अगर मैं पेट बॉटल्स की बात करूं, वाइट एंड कलर्ड पेट बॉटल्स की, पेट बॉटल्स अगर ठीक है मतलब स्क्रैम्बल्ड नहीं है तो वो पेट बॉटल 26 रुपीज पर केजी बिकता था मेरा. एंड जो सिरिंज होती थी, हॉस्पिटल वेस्ट होता था, वो मेरा 40 रुपीज पर केजी बिकता था. इवन जो सीडीज होती हैं वो बिकता था 25 रुपीज पर केजी. ग्लूकोज बॉटल्स होती थी वो अलग बिकती थी 25 रुपीज पर केजी. वेट क्लॉथ्स अलग बिकते थे, मतलब जो सड़े गले कपड़े होते हैं वो अलग बिकता था 12 रुपए पर किलो पे. सूखा कपड़ा अलग बिकता था 6 या 7 रुपए पर किलो में सूखा कपड़ा बिकता था. इवन ऐसे बहुत सारी चीजें थी. लोहा बिकता था कितने रुपए, 10 रुपए या 11 रुपए पे लोहा लेते थे वो लोग. तो ऐसा अलग अलग होता था. और डेली हम लोग अराउंड अलग अलग सा प्लास्टिक अलग किलो होता था हमारा, और हम एवरी ऑल्टरनेटिव डे जाते थे. ऐसा फिक्स नहीं था हमारा कुछ प्लास्टिक की इतना ज्यादा, मतलब अराउंड ऑन एंड ऑफ हमारा 20 किलो 22 किलो हर उसका जाता था हमारा. एंड एट लास्ट हम एवरी मंथ अराउंड 80,000 या 65,000 से 80,000 के बीच में हमारा पैसा निकल के आता था सब चीज बेचने के बाद. और हाउस होल्ड सिर्फ उनको बेचने के बाद नहीं, उनको मतलब रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेचने के बाद भी, एंड रेसिडेंट्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटल से पैसा लेने के बाद भी हम लोग ने रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटल्स और छोटे छोटे किराना के दुकान, फूड स्टॉल्स, उन सब से कोलैबोरेट कर रखा था कि आपका कचरा मैं लेके जाऊंगा और आप मुझे पैसे देना. मतलब क्योंकि ऐसा होता है फूड स्टॉल शाम को खुलते हैं और उनका कचरा पूरी रात को इकट्ठा होता है. एंड एमसीडी गाड़ी सुबह आती है तो वो कचरा वो वहां पे डाल नहीं पाते, एमसीडी गाड़ी में नहीं डाल पाते क्योंकि वो दोपहर को दोबारा फूड स्टॉल खुलता है. तो हम जाके शाम को उठा लेते थे उनसे कचरा, तो हम उनसे एक नॉमिनल अमाउंट लेते थे. तो इन सब से एक ऑन एन एवरेज हमारा 65,000 से 80,000 के बीच में पैसा आता था, जो हमारा
4 रैक पिकर्स के बीच भी उनके बीच सैलरीज में डिवाइड वो डिवाइड हो जाता था। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर था, उसका एक सैलरी फिक्स सैलरी था, मेरा एक फिक्स सैलरी था। एंड पूरा मॉडल को ग्रो करने के लिए एक अमाउंट रखा था हमने कि जो भी बेसिक एमिनिटीज है वो पूरा होता था, रेंट का अमाउंट जाता था, ट्रांसपोर्ट का अमाउंट जाता था हमारा। तो होलसेल अच्छा मतलब अच्छे से चला था, फ्लुएंटली चला था 4-5 मंथ्स। एंड मेरे छोड़ने के बाद क्या हुआ था कि वी थॉट कि अब ये इतने केपेबल हो गए हैं कि अब ये मॉडल को खुद चला लेंगे मेरे छोड़ने के बाद। बट उनको वो गाइडेंस नहीं मिली एंड वो रिसाइकलिंग यूनिट्स के साथ वो कनेक्शन और वो उस तरीके की चेन नहीं रही। मतलब रिसाइकलिंग यूनिट तक जो हमारा वेस्ट पहुंचता था वो टाइमली नहीं पहुंचने लगा। फिर पैसा टाइमली नहीं आने लगा, फिर वेस्ट कलेक्ट नहीं होने लगा टाइमली रेसिडेंट्स के साथ। तो ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, एक कियोस क्रिएट हो गया, वो प्रोजेक्ट मेरा धीरे धीरे बंद हो गया। तो बस उसी पे थोड़ा सा ध्यान है इस बार। Any other question from anyone? Hi Prateek, Arusha this side. Yeah. I actually appreciate the efforts done by you, but here I have few points. Like I also did a similar project which was under the MHRD category. So there we were focusing more on the root cause of the problem, like why such waste disposal problem arises. So while you were interviewing some people, while you were building a rapport with the village people, so did you try to understand like if there was some other reason for the waste being not properly picked up, and why like the government officials were not appointing somebody, delegating people to collect such waste? Because when I was doing my project, so I came across this insight that sanitation has a very major role here. Like what is the sanitation system of that very village, of that very area? So that plays a role. For example, if people are not able to manage their sanitation waste, so we need to know like what is the nature of the waste, whether it's a liquid waste more, or it's a solid waste, and what kind of visit is it, a like food vegetable waste, or toilet waste. So, and even the caste system played a role when I was doing the study. So the people were blaming each other for not collecting the waste, the waste which was there in front of their own houses. They were not ready to pick up those waste and put it in order or put it somewhere. So did you try to like question on these grounds? Yes, Maybe yes, if you skipped, you can use these points as well. yes. नहीं, मैंने इस पॉइंट पे काम किया था, और बहुत इंटरव्यूज तो नहीं, प्रॉपर इंटरव्यूज तो नहीं, पर आम चर्चा हो जाती थी सबसे, रैक पिकर से भी एंड रेसिडेंट से भी आम चर्चा यही होती थी। आपने जो कास्ट सिस्टम की बात करी, कास्ट सिस्टम के लिए मेरी बहुत बात हुई थी रैक पिकर से एंड रेसिडेंट से ऑल्सो। सो वी फिनिश्ड, मतलब हम लास्ट पॉइंट तक हम यहीं पे पहुंचे थे, क्योंकि ये काम उतना डिग्निफाइड नहीं है, इसीलिए लोग करना नहीं चाहते, मतलब इसीलिए लोग हाथ नहीं डालना चाहते। कल को फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट मैनेजमेंट से या वेस्ट कलेक्शन से ही अगर एक इंडिविजुअल पर मंथ 50,000 और 60,000 अर्न करने लगे, तो क्या कोई बंदा अपर कास्ट का वो काम नहीं करेगा? क्वेश्चन अराइजेस दैट वे। मतलब अगर कोई ऐसा कुछ डिग्निफाइड नहीं था कि ये लोअर कास्ट का बंदा ही करेगा, बट इनकम कितना है उसमें, ये फैक्टर भी बहुत बड़ा था। जब मैंने ये काम करते करते आया था कि उस काम में पैसा ही नहीं है तो लोग जाएंगे क्यों। एक ये आया था मेरे सामने चीज। एंड सेकंड थिंग इज जो फूड वेस्ट और जो भी वेट वेस्ट से रिलेटेड आपने पूछा, उसमें मैंने बहुत ट्राई किया था कि हाउस होल्ड से पहले से ही सेग्रीगेटेड मैं वेस्ट लूं, कि आप घर पे ही सेग्रीगेटेड करके रखो उसको, देन आई विल कलेक्ट। बट वो स्टार्टिंग के 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता हुआ, देन वो बंद हो गया, तो हमें खुद ही सेग्रीगेट करना पड़ा। उससे मतलब कुछ मतलब इतना हेल्प नहीं मिला हमें। एंड जो गवर्नमेंट का साइकिल के बारे में आपने बात करा, मैं दिल्ली का इस उत्तम नगर रीजन का बताता हूँ आपको। उत्तम नगर रीजन, आई हैव स्टडीड उत्तम नगर रीजन, सफदरजंग साउथ दिल्ली का रीजन एंड द्वारका सेक्टर 11 का रीजन। ठीक है, वहां पे क्या प्लान था कि जो एमसीडी है, एमसीडी खुद इर्रेगुलर जानबूझ के हो रही थी वहां पे।
मतलब हफ्ते में 3 दिन जाना या 4 दिन जाना। अब अल्टीमेटली मेरे घर पे तो डेली का कचरा इकट्ठा हो रहा है ना। अब मैं आज एमसीडी गाड़ी आई तो मैं नहीं डाल पाया फॉर एग्जांपल, कल गाड़ी नहीं आई तो कल का भी नहीं डाल, मेरे घर में तो पाइल अप हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मेरे को एक इरिटेशन आने लग जाती है एमसीडी के लिए। देन वो एमसीडी के सारे एम्प्लॉइज ही ना एक प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर हायर कर रहे थे, और वो प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर ना रैक पिकर्स ही होते थे। एक प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर हायर करते थे जो डोर टू डोर जाके उनसे कोलैबोरेट करा दिया था, डोर टू डोर जाके हर घर से 400 रुपए भी लेते थे और हर घर से टाइमली कचरा लेते थे। और एमसीडी ही उन लोगों को हायर करती थी, और बहुत नॉमिनल अमाउंट, मतलब महीने का शायद 5,000 रुपए देते थे, या 5 या 6,000 रुपए देते थे उनको, मतलब जो रैक पिकर्स को हायर करा, उनसे कचरा उठवाया, सेग्रीगेट करवाया तो करवाया, नहीं करवाया तो वो एमसीडी के डंप्स में फेंकवा दिया। फेंकवाने के बाद हर घर से 400 रुपए। मैं परेशान हो चुका हूँ एमसीडी से, क्योंकि उनकी इरेगुलरिटी से। तो मैं तो प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर हायर करूंगा ना, मेरे को 400 रुपए देना पड़ा, मैं दूंगा, क्योंकि मेरा घर का कचरा मेरे घर में पाइल अप नहीं होगा। तो ये वाला प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट की मतलब माफियाज की, मैं क्या बोलूं, मतलब एमसीडीज के काम थे ये सारे, जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी निकल के आया था मेरा। Nice. I hope I gave your all the answers. If तो किसी और के पास कुछ है पूछने को? So it was a very nice presentation, well planned, meticulously planned. मैं अपनी तरफ से जो की पॉइंट जो मैं बताऊंगा, which was very informative और thought provoking, कि ऐसे तो रैक पिकर्स आर लाइक, मैं कभी रास्ते में चलता हुआ देखता हूँ, ठेला लेके चलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे ना ठेला ड्राइव करते रहते हैं, एंड वो 2-3 नीचे दौड़ते रहेंगे, एक चलाता रहेगा। तो इट वाज वेरी सैड, इट ऑलवेज बीन अ सैड मोमेंट फॉर मी कि मैं कभी ऐसा देखता हूँ। तो बट रैक पिकर्स के लाइफ को, डेली लाइफ साइकिल को जो तुमने बताया, इट वाज अ वेरी मतलब इंसाइटफुल। And उसके बाद landfills, and what you told us about that only 10% of waste is being processed, 90% को हम as it is डाल देते हैं। And then we have seen 2 years ago क्या हुआ था कि गाजीपुर का लैंडफिल जो है उसमें ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत सारा कचरा जो है बगल के नहर में जा गिरा था, और फिर उससे पानी घरों में घुस आया था, और उससे बीमारी भी फैली थी उधर, और कुछ लोग मरे भी थे at the same time। तो लैंडफिल्स के तो अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू कैन काउंट ऑन इट एट मल्टीपल लेवल। उसके बाद वेस्ट साइकिल को भी तुमने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और आई वाज अमेज्ड दैट 5 लाख रैक पिकर्स आर देयर इन दिल्ली इटसेल्फ, सो इट इज अ मतलब बिग। I would like to add कि Prateek told me not all of them are low caste or extremely poor Indians or migrants. Yes. There are a lot of Bangladeshi refugees who are rag pickers in Delhi. Most of the rag pickers are 70% of the rag pickers in Delhi are the Bangladeshi refugees. So anyway, मतलब I'm considering all of them human being. Yes. के डिटेल पे तो नहीं जा रहा, ऑल्दो पर्सनल पार्ट पे ये प्रॉब्लम होती होगी और तुमने डिस्क्राइब भी किया है, बट माय कंसर्न इज द प्रॉब्लम ओनली, एंड समहाउ यू आल्सो सेज दैट कि जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस थे, दैट इवन अ फ्यू गुड वर्ड्स कैन मेक देयर डे, है ना। तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कभी कुछ नहीं भी कर रहा है तो वी कैन बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन टू देम, रूड नहीं होना चाहिए। एंड द अदर वर्ड दैट यू यूज्ड वाज वेरी गुड, that invisible employment को visible employment में change करना social security के साथ, it was the key objective of your project, and it will also give them different scope of learning or meeting new people by formalizing their employment. तो ये सारे मतलब all these points were very good point, और I hope everybody has learned a lot with these presentations. तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें सीखने को मिली होंगी। सो वेरी नाइस, और आई congratulate you again, both Khyati and Prateek and Jyotsna, and I hope अदर स्टूडेंट्स आप लोग भी अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स को, एक्चुअली क्या होता है ना कि यू डोंट हैव टू बी वेरी ग्रेट इन समथिंग, आप जो करते हो उसी से आपको लर्निंग लेनी होती है, उसी को फिर और आगे करना होता है। सो व्हेन यू डू समथिंग ट्राई टू टेल इट समवन, क्योंकि बताने से आपका अपना प्लान ही स्ट्रांग होता है, एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द सेम। जैसे अगर मेरे पास कोई
प्लान होता है, if I explain someone, तो वो कुछ minute details में वो add ही हो जाता है, and I become more closer to the मतलब successful implementation of the same project. तो आप लोग अगर कोई सोच रहे हो, कोई प्लान भी सोच रहे हो, and if not implemented but still you want to discuss with all of us, तो आप वो भी बता सकते हो. नेक्स्ट टाइम से one of you will be the moderator, वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे, and one of you should also collaborate with me to organize these events, क्योंकि मैं मतलब anyone can be that person, सीनू, निधि, सौरभ, anyone. So अगर नहीं तो एक वीक के लिए ही कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक वाला हम अरेंज कर लेंगे to find out who will be speaking or what they will be speaking, तो एक प्लान वो हो जाएगा. So it was a very nice session. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ. इसके बाद तुम लोग अपना वो स्टैंड अप कॉल अगर कुछ कोई करना चाहता है तो Sir, one thing, like I think Ishika Jain, I think she has asked to me this question. हाँ वो तुम एक्सप्लेन कर सकती हो. हाँ, नॉट रिमूविंग द मीटिंग बंद नहीं कर रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट ये स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग पार्ट. एक मिनट. Sir, I'll make sure that Isika, you can ask your question. No. Yes, sir. Hi, Khyati. So my question is, what were the challenges that comes in your ways starting from the idea? Like, how do you know that your idea will be worked